दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज में आज हम बात करेंगे आरपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर 2013 की। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। आपको अच्छे से पता है कि हम फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप टेस्ट की फॉर्म में द एचजी कॉन्सेप्ट ऐप पर दे भी सकते हैं और वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आराम से अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पेपर 2013 का सॉल्यूशन और क्लास नंबर 2। देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली पोसेस ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। देखिए आसान क्वेश्चन है, क्लियर है। ये इस तरीके के क्वेश्चन है कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठेगा वो इसको सॉल्व करेगा ही करेगा, सही भी करेगा। हाँ, किसी का बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेकार ही है, उसी का गलत हो सकता है। तो किसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाएगी? सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाला कौन बचा? लाइसोसोम। तो आंसर क्या हो गया? लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग, क्लियर है। दूसरा, इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइजेज एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइजेज एंजाइम, और ये हाइड्रोलाइजेज एंजाइम एसिडिक पीएच पर काम करते हैं, इसलिए इन्हें एसिडिक हाइड्रोलाइजेज कहा जाता है। और पीएच जो होगी इसकी वो एसिडिक पीएच होगी, 7 से कम होगी, अप्रोक्सीमेट 5 के आसपास। देख लीजिए पीएच। तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, और इसके बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको बताई है। आराम से आप ये जानकारी और ये क्वेश्चन देखिए आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब भी आप सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ते हैं, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, उनके अच्छे से डायग्राम। लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोमल एंड न्यूक्लियर डिवीजन रेस्पेक्टिवली। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रीय और केंद्रकीय विभाजनों की संख्या कितनी होती है? देखिए, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं। अगर माइटोसिस डिवीजन है, उसमें आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस के डिवीजन कितने हुए हैं और क्रोमोसोम का डिवीजन कितना हुआ है, तो याद रखें माइटोसिस में एक बार ही न्यूक्लियर डिवीजन और एक बार ही क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। लेकिन यही बात मियोसिस के संदर्भ में की जाए तो 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा और क्रोमोसोम का सेपरेशन या डिवीजन एक बार होगा। तो इसका सही जवाब है क्रोमोसोमल और केंद्रकीय समसूत्री विभाजन में एक एक बार ही होगा। सेल साइकिल में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। अब आपने अगर सेल साइकिल अच्छे से पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी भी
सर के ऐप से आप स्टडी कर रहे हो, अगर क्वेश्चन की इस अप्रोच तक आप पहुंच पा रहे हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। साथियों, प्रत्येक वीडियो में मैंने आपको कहा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैं तो कहता हूं एक पेपर आप जब भी पढ़ना शुरू करें, बायोलॉजी पहले एक पेपर पूरा सॉल्व कर ले। 5 ही तो पेपर है, रिपीट करते रहे। ये 600 क्वेश्चन अगर इनके ऑप्शन के साथ आपने क्लियर कर लिए तो एग्जाम में आपकी बहुत शानदार मदद होने वाली। मुझे पता है प्रत्येक वीडियो में इतना कहने के बाद भी सब लोग नहीं करेंगे, और सब लोग ही करेंगे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा ना भाई। समझ रहे हैं बात को? देखिए, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व करना ही करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, साइटोप्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट सेल। प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित एक ही दिख रहा है, और अगर आपको पता हो तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, इसका जवाब है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। और केंद्रिका की खोज किसने की? फोंटाना ने। देख लीजिए, आराम से समझिए, इतना ही आपको इसमें याद रखना है। प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए इसे। व्हेन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, कुछ भी पढ़ने से पहले आप ये याद रख लें कि सेंट्रोमियर को प्राथमिक संकुचन या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसे कहा जाएगा? सेंट्रोमियर। इन ए क्रोमोसोम इन द मिडल पार्ट, यह कह रहा है कि क्रोमोसोम के मिडल पार्ट में सेंट्रोमियर है, मतलब जो दोनों भुजाएं हैं पी और क्यू वो एकदम बराबर है। इस क्रोमोसोम के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? मेटासेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम को क्या कहा जाएगा? मेटासेंट्रिक। क्लियर है बात? सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इस सेंट्रोमियर को थोड़ा बड़ा करें तो यहां पर तस्त्री नुमा प्रोटीन की संरचनाएं पाई जाएंगी, जिसे कहा जाएगा काइनेटोकोर। याद रहेगा ये भी, काइनेटोकोर। एक चीज और याद रखनी है, याद कीजिए, ये इक्वेटर है। अब क्रोमोसोम पोल्स की तरफ माइग्रेट होना शुरू कर दिए। एनाफेज स्टेज का डायग्राम बना रहा हूं, और एनाफेज में ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है ये कैसे दिखाई देते हैं? वी से। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एनाफेज में कैसे दिखाई देंगे? वी से, क्योंकि सेंट्रोमियर एकदम बीच में होगा। याद रखिए। चलिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय, देखिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहां सिंथेसिस होता है? आराम से समझिए। मेरा मकसद है कि आपको बिना समय का नुकसान हुए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है, बेवजह की बातें किए बिना आपको फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनाने के लिए जो भी मदद हो सकती है वो करना। आपको पता है मोटिवेशन या आपको कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी होनी चाहिए,
वो अब तक आपने प्लानिंग कर ही ली होगी। क्लियर है? अब है रिवीजन। एचजी कॉन्सेप्ट पर जो साथी जुड़े हैं उन्हें तो केवल जो सिलेबस या जो कंटेंट ऐप पर डल गया है उसी का रिवीजन करना है। आगे की क्लासें आते रहेगी, लेकिन उनका रिवीजन मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, पढ़ के खुश हो जाएंगे, एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। चलिए एक डायग्राम बनाता हूं। यह है हाइपोथैलेमस, इससे एक संरचना है इन्फंटिबुलम। यहां पर एक मटर के दाने के समान ग्रंथि है जिसे कहा जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब क्या होता है, यहां एक, ये देखिए न्यूरॉन्स की सेल बॉडी यहां पर, वो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है। क्वेश्चन सोल्व करवाते समय मैं आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान रख रहा हूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई, अब मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को दोबारा समझाने लग गया तो वो तो आपने थ्योरी में पढ़ ही रखा है। मैं केवल उस क्वेश्चन पर पूरा फोकस कर रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियरिटी के साथ याद रहे। देखिए तो क्या है, ये जो जगह है ये हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस में इस न्यूरॉन का, या यूं कह सकते हैं न्यूरो सेक्रेटरी जो न्यूरॉन है, इसका सेल बॉडी हाइपोथैलेमस में है। और न्यूरॉन के बारे में यह है कि अगर उनकी पोजीशन जहां पर होगी सेल बॉडी की, अब इस न्यूरॉन की सेल बॉडी कहां पर है, हाइपोथैलेमस में, तो इसकी लोकेशन हाइपोथैलेमस में ही मानी जाएगी। और इसे कहा जाता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। और ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से ही एक हार्मोन बनता है, इस हार्मोन को कहा जाएगा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। तो कहां से सिक्रेट होगा, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। यहां से सिक्रेट होने के बाद ये स्टोर कहां पर होगा, इसका संग्रहण होगा, वो देख लीजिए, वो न्यूरो हाइपोफाइसिस में। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस में संग्रहण होगा, और हाइपोथैलेमस की न्यूरो सेक्रेटरी सेल वो भी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में फॉर्मेट। एडीएच के बारे में एक जानकारी आपको क्लियरली के, या बिल्कुल एकदम क्लियरिटी के साथ याद रखनी है कि ये जो हार्मोन है एडीएच, इस एडीएच का फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस की न्यूरो सेक्रेटरी सेल, जिनका नाम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, वो करेगी। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और निर्माण करने के बाद ये स्टोर होगा पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एकदम क्लियरिटी के साथ ये चीज आपको याद होनी चाहिए।
और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई भी याद रखना है, जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है उनका नाम है। जैसे ये ऑप्शन दे रखा है ना, इस हाइपोथैलेमस की तंत्रिका श्रवण कोशिका कौन सी? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। देख लीजिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये जो एडीएच है, ये ब्लड वेसल्स को संकुचित भी करता, इसलिए इसको वैसोप्रेशिन भी कहा जाता है, वैसोप्रेशिन। अगर एडीएच कृत्रिम रूप से तैयार किया गया हो तो उसके लिए भी एक टर्म है पिट्रेसिन। याद रखना है ये टर्म, पिट्रेसिन। एडीएच, इसी का नाम वैसोप्रेसिन, आर्टिफिशियली इसे तैयार किया गया तो पिट्रेसिन। कहां फॉर्मेशन होता है और कहां स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आराम से देखिए इसे। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ion pump back into sarcoplasmic reticulum। जब आप मसल्स में रिलैक्सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो एक चीज आपको समझ में आएगी। क्लियर है क्या? कि ये मसल्स की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जैसे ही मसल्स रिलैक्स होगी तो बाहर से कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाएगा, और जो कैल्शियम पहले बाहर जा रहा था, इसके जो चैनल थे वो भी बंद हो जाएंगे, और बाहर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम को अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक प्रोटीन है कैल्सिक्विस्ट्रीन, ये इस कैल्शियम को पकड़े रखेगा। देखिए, प्रोटीन का नाम रखना है, रिलैक्सेशन के समय की बात है, आराम से देखिए। क्लियर है? न्यूरॉन से मसल्स के रिलैक्सेशन के समय एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन रुक जाएगा। इसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम वापस अब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे, कैल्सिक्विस्ट्रीन इनको पकड़ के रखेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयन पंप बेक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कौन से आयन? कैल्शियम आयन। मसल्स के संकुचन के लिए कैल्शियम आयन ही जिम्मेदार है, याद रखना है आपको। आराम से देखिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द पीएच इन द हेल्दी ह्यूमन स्टमक। याद कीजिए, स्टमक की जो पीएच है वो एसिडिक होती है, और इंटेस्टाइन की जो पीएच है वो एल्केलाइन या बेसिक होती है। ऑप्शन देखिए, बेसिक के लिए यहां पर देखिए, अब ऑप्शन देख लीजिए, एसिडिक, एल्केलाइन, 1.8 और 7.8 यही सही है। स्टमक में एल्केलाइन नहीं हो सकता, इंटेस्टाइन में एसिडिक नहीं हो सकता, स्टमक एल्केलाइन नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन एकदम क्लियर है, 10th के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये।
आसान है एकदम। चलिए, इन क्रेब्स साइकिल, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्रेब्स साइकिल में 6 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम कौन सा 6 कार्बन वाला यौगिक बनेगा, उसको देखिए। चलिए, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, इनके बीच में एक लिंकर रिएक्शन होगी और फिर क्रेब्स साइकिल होगा। लिंकर रिएक्शन आपको नाम याद रखना है। और ये लिंकर रिएक्शन क्या है, इसको मैं अच्छे से बताता हूं, आराम से देखिए आप। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, इसे लिंकर मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच लिंकर मॉलिक्यूल का काम कौन करेगा? एसिटाइल कोएंजाइम। चलिए, आपको यह पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बनता है। ग्लूकोज किस में बदल जाएगा? पायरुविक एसिड में। तो ये मैंने 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड बना दिया और इसके साथ कोएंजाइम ने रिएक्शन की। NAD किस में बदल गया? NADPH2 में। NADP किस में बदल गया? NADPH2 में या NADS2 में। साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकल गई। तो जब 3 कार्बन वाला था, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, तो अब 2 कार्बन वाला एक यौगिक बना है जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम। कितने कार्बन वाला? 2 कार्बन वाला। अब अगर आप क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा साइकिल आपको पढ़ने को मिलेगा। लिंकर रिएक्शन से क्या बन के आया है? 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम और क्रेब्स साइकिल से बन के आएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इस एसिटाइल कोएंजाइम से मिलकर 6 कार्बन वाला यौगिक बनाएगा और इस 6 कार्बन वाले यौगिक का नाम है सिट्रिक एसिड। इसलिए क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्रेब्स चक्र में 6 कार्बन यौगिक का निर्माण एसिटाइल कोएंजाइम के निम्न में से संबंधित होने से होता है। एसिटाइल कोएंजाइम के साथ क्या जुड़े कि 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बन जाए? तो जवाब क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और लिंकर रिएक्शन ये रही, लिंकर मॉलिक्यूल ये रहा और जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? सेकंड। ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड की बात कर रहे हैं वो सिट्रिक एसिड है, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कौन जुड़े कि 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बन जाए। तो कौन जुड़ेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। देख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, mammals have the ability of produce concentrate urine
in doing successfully the following structure plays significant role. देखो, कॉन्सेंट्रेटेड या सांद्र मूत्र, अब ये सांद्रता जो है ये कंट्रोल कहां पर होगी? ईसीटी में, लूप ऑफ हेनले में और बीसीटी में, और एक और है कलेक्टिंग डक्ट में, क्योंकि इनके चारों तरफ ब्लड की कैपिलरी होती है जिसमें जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो पहले तो ये देखिए कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? नहीं है, केवल ये है। अब ये क्या है सर? वासा रेक्टा। ये जो लूप ऑफ हेनले है, इस लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ ब्लड की जो कैपिलरीज पाई जाती है, उस ब्लड की कैपिलरी को वासा रेक्टा कहा जाता है। लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ ब्लड की कैपिलरीज का एक जाल होगा जिसे वासा रेक्टा कहा जाएगा। तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा ये दोनों मिलकर मूत्र की सांद्रता को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। वैसे क्वेश्चन इतना इजी है कि कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। वर्टिनिक स्तंभ, कहीं ये चारों और इनके चारों तरफ का जो ब्लड का कैपिलरी का नेटवर्क है वो ब्लड की कॉन्सेंट्रेट या सांद्रता को, कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करता है। आराम से देखिए। चलिए, जी प्रोटीन इन सेल फंक्शन, सिंपल सी बात है। जी प्रोटीन सिग्नल इंट्रोड्यूसर और मॉड्यूलेटर है, संदेश प्रेरक और नियंत्रक है। जी प्रोटीन, जी प्रोटीन क्या है? सेल सिग्नलिंग, सिग्नल इंड्यूसर और मॉड्यूलेटर का काम करेंगे, याद रखिए आप। जी प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अब जब भी आप एग्जाम में बैठे क्वेश्चन और उसके चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़े। बड, बीज, बीज वेजिटेटिव प्रोपगेशन में थोड़ी आएगा। गैमीट, गैमीट तीसरे नंबर पे। केवल रनर, राइजोम, एक ही ऑप्शन है। आपको नहीं पता है रनर और राइजोम क्या होते हैं, तो भी आपको यह पता है कि सीड, गैमीट ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नहीं। तो रनर और राइजोम ये दोनों कायिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल है। आराम से देखिए। अब रनर के एग्जाम्पल कौन है आपको याद आने चाहिए, राइजोम के एग्जाम्पल कौन है आपको याद आने चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप रनर का एग्जाम्पल और राइजोम का एग्जाम्पल लिखेंगे। मैं भी लिख सकता हूं, बहुत बार लिख लिए हैं, बहुत बार याद कर लिए हैं, लेकिन ये वीडियो देखते समय अगर आपको रनर का एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है तो समस्या है। फिर से आपको याद रखने का एक मौका है। आप कमेंट बॉक्स में रनर का एग्जाम्पल कौन है और राइजोम का एग्जाम्पल कौन है लिखेंगे, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें फेड हो जाए। Asexual reproduction in Chlamydomonas take place bud, conidia। तो क्लेमाइडोमोनास में
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर द्वारा होता है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। आइए, इन ए टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, एक पराग कोष में कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम होती है? ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा, और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है ये एक एंथर। तो सही जवाब है 4। एक एंथर में 2 लोब होगी और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी होगी। संख्या है, एक एंथर में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होगी? 4। लोब या पाली की बात की जाए तो 2, लेकिन ये माइक्रोस्पोरेंजिया पूछ रहा है। और माइक्रोस्पोरेंजिया में आपको याद दिला देता हूं, सबसे बाहरी परत माइक्रोस्पोरेंजिया की एपिडर्मिस, फिर मिडल लेयर, फिर टेपिटम। क्लियर है? देखो, सबसे बाहर है एपिडर्मिस, सेकंड पर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर, और उसके बाद कौन होगी? टेपिटम। ये 4 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। टेपिटम क्या करेगी? पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देगी। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 लेयर थी। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड, बिल्कुल सही है। मेल गैमीट आर ऑलवेज मोटाइल इन ऑल प्लांट, ऐसा जरूरी तो नहीं है प्लांट के अंदर सारे मेल गैमीट मोटाइल हो, तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। फीमेल गैमीट आर ऑलवेज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू मेल गैमीट इन हायर प्लांट, ये बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा सही है, तो आंसर कौन सा हो गया? 4। देख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन एंजियोस्पर्म जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली टू गिव टू आवर्त बीजियों में, इसको आप सही कर लेना, युग्मनज या जाइगोट समसूत्रीय विभाजन होकर क्या बनाएगा? पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूं। जो पहला गैमीट है, मेल गैमीट, वो फर्टिलाइज करेगा एग सेल से और क्या बना देगा? जाइगोट। और इस जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, माइटोसिस द्वारा। तो क्या है? एम्ब्रियो या भ्रूण। जो दूसरा गैमीट था, मेल गैमीट, वो डाइकैरियोटिक सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा और इससे 3n क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म 3n ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जाइगोट माइटोटिकली या समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियो बनाएगा। आराम से देखिए। तो साथियों, ये था पेपर 2013 की दूसरी क्लास। 15 क्वेश्चन, उनका बेहतरीन तरीके से वीडियो एक्सप्लेनेशन। पूरी क्लास को आप ध्यान से समझेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।